बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है साल 2020 और दिन है जनाब जुमेरात का। आज आपसे कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं। कौमी सियासत में कुछ अहम तब्दीलियाँ और किसी भी फरीक की तरफ से किसी भी किस्म की जो है पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान भरपूर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। PDM हुकूमत गिराना चाहती है, लेकिन क्या जो PDM की तहरीक चल रही है, अपोजिशन की तहरीक चल रही है, इसके पीछे क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी या कोई ऐसे आसार मिल रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। और ख़बरें इसमें हम इस व्लॉग में जनाब ख़बरें काफ़ी होंगी, क्योंकि 4-5 मौज़ूआत हैं। मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में आपको सम अप करूँ सारी चीज़ें। नंबर 1, PDM जो इस वक्त भरपूर तरीके से कोशिश कर रही थी, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए गई मरियम बीबी, क्योंकि बिलावल भुट्टो मौजूद थे, वो कैंपेन चला रहे थे। मरियम नवाज़ साहिबा पहुंची जनाब, उन्होंने फिर अपनी कैंपेन शुरू कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके 2 वज़रा ने कैंपेन चलाई। वज़ीर आज़म इमरान खान उधर नहीं गए और सिर्फ वज़रा पे ही इख्तफ़ा किया और उन्होंने कैंपेन चलाई। कल गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई काबीना ने भी हल्फ उठा लिया और इस तरीके से PTI की हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया। PDM वज़ीर आज़म इमरान खान को, वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी बन गई। बल्कि वो उनका क्लेम है कि वो आज़ाद कश्मीर में भी आइंदा इंतखाबात में अपनी हुकूमत बनाएंगे, जो गालिबन आइंदा साल होने हैं। तो ये जो चीज़ चल रही है, वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीर की गिलगित बल्तिस्तान में। उन्होंने कहा कि जनाब सूबाई वज़रा को भी, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा को और वज़ीर आला को, उन्होंने कहा सादिक और अमीन रहना है, हराम खोरी से बचना है और हराम खोरों का अंजाम जो है वो आप देख लें। ना उनके बच्चे, ना उनके वालदैन वो किसी के नहीं रहते, बल्कि वो दर बदर हो जाते हैं और ये अल्लाह ताला करते हैं दर बदर उनको। हराम खोरी की बुनियाद पे उन्होंने मिसाल दी और इसहाक डार का भी ख़ास तौर पे ज़िक्र किया। तो इसहाक डार का ज़िक्र हुआ तो जनाब मैं आपको कुछ चीज़ें, इसहाक डार साहब ने अपने BBC के इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरी तो सिर्फ़ एक घर है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद कह रहा हूँ पाकिस्तान में, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरी बाहर प्रॉपर्टी है, ना मेरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। तो उसका जवाब आ गया है और मैं मुख्तसर बताऊंगा कि इसहाक डार के जनाब 6 से 8 तो लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें लैंड क्रूज़र भी हैं, बाकी भी हैं, और उनकी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। 7 मिलियंस की नहीं, बिलियंस की मालियत की प्रॉपर्टीज़ हैं। 7 पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और पार्लियामेंटेरियन इनक्लेव इस्लामाबाद में 2 कनाल का प्लॉट। इसी तरीके से 6 एकड़ ज़मीन एक जगह, 2 कनाल 19 मरले का घर एक जगह, और मेन बुलेवार्ड में प्रॉपर्टी अपनी जगह। अल-फलाह हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में इसहाक डार के 3 प्लाट। ये सारी प्रॉपर्टीज़ उनके नाम हैं। अब आप ख़ुद सोचिए कि BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। फिर उसके बाद ये तो हो गए प्रॉपर्टीज़ उनकी, और ये शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको बता भी दिया। और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ना सिर्फ ये कि बल्कि ये प्रॉपर्टीज़ में जो रेफरेंस में रिकॉर्ड पे लगी हुई हैं अदालत में, यानी कि ऐसी नहीं है कि स्टेटमेंट दे दे। ये वो प्रॉपर्टी है जो रेफरेंस में लगी हुई हैं और जिसमें इसहाक डार साहब मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। इसके अलावा 11 कंपनीज़ हैं, 11 कंपनीज़ पाकिस्तानी और बैरून मुल्क, जिनकी मलकियत इसहाक डार साहब की है या इसहाक डार साहब उनके शेयर होल्डर हैं और बड़े शेयर होल्डर हैं। तो उनमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? उनमें जनाब हजवेरी होल्डिंग है, हजवेरी मुजारबा है, मैनेजमेंट कंपनी है, CNG पाकिस्तान है, गल्फ इंश्योरेंस है, और हजवेरी विला में फ़्लैट इसहाक डार साहब के हैं, और पाम जमीरा में एक अपार्टमेंट है, और बराक होल्डिंग और दारुल नेहान में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी दुबई में बैरून मुल्क भी उनकी प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट, उनकी कंपनियां मौजूद हैं और अंदरून मुल्क भी हैं। तो ये सूरत हाल है जिसके बारे में
اسحاق ڈار، بلکہ وہاں پہ پیسے بھی ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک، 55 لاکھ 5 لاکھ درہم ایک میں ہیں، 3,20,000 درہم ایک میں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اسحاق ڈار صاحب کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور جس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب مفرور ہیں۔ اب آگے چلیں، کیا عمران خان صاحب کوئی یا ریاست پاکستان، میں تو کہوں گا عمران خان صاحب اکیلے نہیں، ریاست پاکستان تمام مقتدر ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم نے کوئی رعایت نہیں کرنی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی جی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے ان پہ، لہٰذا 9 نومبر کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور زائد اثاثوں کے کیس میں عبوری ضمانت پر ہیں وہ، اور لیکن 3 شکایتیں موصول ہوئیں اور اس کے بعد اب 16 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہے رانا صاحب کی درخواست ضمانت۔ لہٰذا یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کے نہیں آ رہی پریشر میں۔ اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد میں مزید آؤں گا دیگر خبروں کی طرف جو کہ کافی اہم ہیں، اور خاص طور پہ جاتی عمرہ میں اور شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار کی ملاقات سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے باقاعدہ طور پر، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ڈویژن بینچ، انہوں نے تمام کیا کہنا چاہیے ان کو مواقع دینے کے بعد بار بار موقع دیا، نہیں آئے، اخبارات میں اشتہار بھی آ گئے، لندن میں بھی چھپ گئے، پاکستان میں بھی چھپ گئے، اور اشتہارات نوٹس جو ہے طلبی کے وہ ان کے لندن کے گھروں میں بھی اور پاکستان کے گھروں میں بھی چسپاں بھی کر دی گئے۔ سارا پروسیجر مکمل ہوا اور انہوں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو باقاعدہ طور پہ اشتہاری قرار دے دیا، لیکن اپیلوں کی سماعت بھی مؤخر نہیں کی، وہ دسمبر کے پہلے عشرے میں سنی جائیں گی جناب۔ مریم نواز صاحبہ کی، کیپٹن صفدر کی اور نواز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی اپیلیں الگ کر دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے ضمانت دی تھی نواز شریف صاحب کو ان کو بھی ذاتی طور پہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے گارنٹی دی تھی نواز شریف صاحب کی۔ اور اگر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف بھی بڑھتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی ان کو بھی شو کاز نوٹس ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ جناب میں ضمانت دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ تو یہ تو ہے ایک فل ڈوز کا عمل چل رہا ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی جی ان کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے، ان کو بھی نوٹس ایشو ہو گئے ہیں، اور جو مولانا نے اور انہوں نے ذرا تڑی چھڑی لگائی تھی ڈنڈے ونڈے کی، تو وہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب سلیم مانڈوی والا پاکستان پیپلز پارٹی ڈپٹی چیئرمین سینٹ، انہوں نے بھی ایک بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، چیئرمین سینٹ کو میں بلاؤں گا۔ چیئرمین سینٹ نے ان سے ملاقات بھی کی اور ملاقات کے بعد ان کو بتا دیا کہ جناب پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز میرٹ پہ ہوگی۔ اور کل نیب نے ایک قبل از وقت بلکہ کہنا چاہیے جو ثبوت انہوں نے عدالت میں پیش کرنے تھے وہ کل میڈیا کو جاری کر دیے، جس میں 3 اماؤنٹس ایسی ہیں جن کا تعلق سلیم مانڈوی والا سے ہے اور یا ان کی کمپنی سے ہے، لہٰذا وہ ثبوت بھی انہوں نے دے دیے نیب نے اور وہ میڈیا کو دے دیے۔ تو یہ ہے ایک پروسیس، جبکہ جعلی بینک اکاؤنٹس میں پلی بارگین کا عمل بھی جاری ہے، ریکوری بھی ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں اپوزیشن کی سیاست کی طرف۔ چودھری نثار علی خان صاحب سے جی جو ملاقات ہوئی، میں ایک بات بھول نہ جاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لب و لہجے میں کبھی اتار آتا ہے، کبھی چڑھاؤ آ جاتا ہے، وہ زگ زیگ ہوتا رہتا ہے۔ تو مولانا صاحب یعنی کہ ان کی جماعت، آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں ان کے ایم پی ایز موجود ہیں بلوچستان اسمبلی میں۔ تو ایک اطلاع یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں مولانا سے کہا گیا ہے کہ بھئی بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ پیشکش کی ہے کہ مولانا آپ اگر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو پھر بلوچستان عوامی پارٹی کی مخلوط حکومت ہے بلوچستان میں،
आप अपने बंदों से कहें, सूबाई पार्टी से कहें वो हमारे साथ रब्ता करे तो आप मखलूत हुकूमत ज्वाइन कर सकते हैं, 1-2 वज़ीर आपके काबीना में भी आ जाएंगे, तो इस तरीके से आप भी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं कि मौलाना बलूचिस्तान की गवर्नरशिप मांग रहे हैं कि जी बलूचिस्तान की गवर्नरशिप दी जाए। जब उन्हें कहा गया कि आपका इतना नंबर्स नहीं है, तो उन्होंने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई को नवाज़ शरीफ साहब उनके भाई को गवर्नर बना सकते हैं तो फिर उनकी पार्टी का गवर्नर क्यों नहीं बन सकता अगर वो इत्तेहादी बनते हैं। तो ये भी एक इत्तला मौजूद है। अब जाती उम्रा में मैंने आपको बताया था कि चौधरी निसार अली खान साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले, और वो उस वक्त मिले जब मरियम बीबी नहीं थी, वो मुल्तान जा चुकी थी, रवाना हुई। चौधरी निसार अली खान साहब जाती उम्रा पहुँचे, और चौधरी निसार अली खान साहब जब से नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हुए हैं और उसके बाद गिरफ़्तार हुए, फिर ज़मानत हुई, फिर बैरून मुल्क गए, फिर वापस आए, फिर गिरफ़्तार हुए, ये सारे प्रोसेस से गुज़रे, इतना कुछ हो गया। तो चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से या मरियम बीबी से नहीं हुई थी, और मरियम सफ़दर साहिबा से उनकी एक मौके पे तलख़ कलामी भी हुई, यानी कि पुरानी बात कर रहा हूँ जब ये पनामा चल रहा था उस वक्त। और उस वक्त से चौधरी निसार साहब मशकूक लिस्ट में हैं, नेगेटिव लिस्ट में हैं, मरियम सफ़दर साहिबा की जो लिस्ट है पार्टी की। फिर इनको पार्टी टिकट भी नहीं मिला। चौधरी निसार अली खान साहब इंडिपेंडेंट लड़े और वो इस वक्त MPA की सीट जीते हुए हैं, हलफ नहीं लिया पंजाब असम्बली में। उनकी मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ साहब और जाती उम्रा में। तो जब मरियम बीबी को पता चला, मरियम सफ़दर साहिबा ने यह कहा कि जनाब सूरत हाल, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को फ़ौरन बताया, अपने वाले साहब को, कि इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत को शहबाज शरीफ साहब ने जाती उम्रा बुलाया, और ये इसी तरह ही है जैसे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात। एक इत्तला के मुताबिक मरियम सफ़दर साहिबा ने शाउट भी किया उधर, और इस पे काफ़ी नाराज़, काफ़ी गुस्से हुई। और शहबाज शरीफ साहब से तो बरह रास्त नहीं हुई, उनके ज़ाहिर है एहतराम का रिश्ता मौजूद है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को, अपने वालिद साहब को उन्होंने सारी बात बता दी, और वो फौरी तौर पे इसका रद्द अमल चाहती थी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बेटी से कहा कि जनाब आप ज़रा थोड़ा सा हौसला रखें, तसल्ली रखें, फ़िल वक्त ये वक्त ऐसा नहीं है टाइम। उसकी रीज़न है कि चौधरी निसार अली खान साहब की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उसमें कुछ पार्टी अमूर भी और सियासी अमूर भी डिस्कस हुए, और शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब से कहा कि जनाब मुझे इस मुसीबत से निकालिए और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। चौधरी निसार साहब, अगेन वही बात है, नैरेटिव की बात है कि जब तक ये नैरेटिव चेंज नहीं किया जाता, जब तक मरियम सफ़दर एंड नवाज़ शरीफ साहब और ये परवेज़ रशीद एंड कंपनी, इन सब से छुटकारा नहीं हासिल किया जाता, तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस पे कुछ डिस्कशन भी हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने फिर एक और काम भी किया। उन्होंने कुछ लोगों को ज़िम्मेदारी सौंप दी है, MPs, MNAs, एल्डर्स को, कि जनाब अगर जब मैं जेल चला जाऊं, गिरफ़्तार हो जाऊं, या ज़ाहिर है गिरफ़्तार तो होना ही है, जेल में ही है वो, पैरोल पे रिहा हैं, तो इस दौरान अगर कोई इस्तीफ़ों की बात आए, यानी पार्लिमान से इस्तीफ़े देने की बात आए, तो आपने मरियम सफ़दर साहिबा का हुक्म नहीं मानना, बल्कि उसके लिए मेरे नॉमिनी ये लोग हैं, इनके साथ आपने रब्ता रखना है। ये जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो डायरेक्शंस देंगे, जो हिदायत देंगे, वो उनको फॉलो करना है। और मैं इनके साथ कैसे रब्ता रखूँगा, ये एक अलग बात है। ये शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे बैठ के ये इन 4-5 दिनों में ये सारा प्लान उन्होंने तरतीब दिया, क्योंकि जो इत्तला है कि जनाब यकदम ये इस्तीफ़े दे सकते हैं मार्च से पहले, यानी कि मार्च का इलेक्शन रुकवाना है सेनेट का, और उस सेनेट के इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े दें, इलेक्टोरल कॉलेज को ख़राब करें और एक सियासी तनाज़ा, एक बहरान पैदा करने की कोशिश करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उस इक़दाम को होने से रोकने के लिए ये काम कर दिया है, और इस बात का भी मरियम सफ़दर साहिबा को
दुख है बल्कि गुस्सा है कि शहबाज शरीफ साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब यानी पार्टी के सदर, और आइन और कानून के मुताबिक पार्टी सदर ही अथॉरिटी होता है। मरियम सफदर साहिबा के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो पार्टी की नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उस वजह से पार्टी पे उनकी गिरफ्त है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पे वो किसी भी MPA MNA सेनेटर को जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का है किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान पहुंचा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब जो कि पार्टी सदर हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी रजिस्टर्ड है मुस्लिम लीग नून, उसके सरबराह जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और आइनी और कानूनी तौर पे उन्हीं का इख्तियार है, उन्हीं की ही पर्ची चलती है कानून और आइन के दायरे में। तो लिहाजा ये सारा प्लान चेकआउट करके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर चले जाएंगे वापस जेल, और उसके बाद पॉलिटिक्स फिर वापस आ जाएगी मरियम बीबी के पास। ये मरियम सफदर साहिबा, और आगे फिर लाहौर का जलसा आ रहा है मीनार पाकिस्तान का, उस पे बड़ा भारी भरकम ऐलान किया हुआ है, PDM तैयारियां कर रही है, और हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वो कहते हैं जनाब हम किसी किस्म की कोई पकड़ धकड़ नहीं करेंगे, बेफिक्र होकर आप जलसा करें, कोई रुकावट नहीं होगी, बस ये है कि आइन और कानून को आपने पे अमल करना है, आइन और कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना, वायलेशन नहीं करनी, खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है जनाब, और ना वज़ीर आज़म इमरान खान, ना ही हुकूमत, ना ही नैब और ना ही आला अदालतें पीछे हटने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो अपनी कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ा रही हैं। और जाती उम्रा की पॉलिटिक्स मैंने आपको बता दी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बता दिया। तो ये थी कुछ गुफ्तगू, कुछ ख़बरें मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।